Hello everyone, myself Payal and I am from English Vidya with Payal। इससे पहले भी आज एक्चुअली हमारा मेन फोकस रहेगा एक शॉर्ट स्टोरी पे जिसका नाम है द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। इससे पहले भी बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन मैंने दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल द फ्लड, द मैन ऑफ द हाउस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज़ दिए हैं कलेक्शन, वो प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। अगर आप लोग के लिए ये हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके उन्हें देखिए और आगे में बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज़, पोइट्री, नॉवेल, ड्रामा, फिक्शन एक्सेट्रा आएगी, उसे भी फॉलो करें। तो आज का जो मेन फोकस है हमारा वो है एक शॉर्ट स्टोरी द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड रिटन बाय H.G. वेल्स। तो जैसे कि हमारा टाइटल है शॉर्ट स्टोरी का द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, नाम से ही पता चल रहा है कि ब्लाइंड का कंट्री, डैट मीन्स एक ऐसा कंट्री जहाँ पे सिर्फ ब्लाइंड पीपल ही रहते हैं। तो उसकी स्टोरी क्या है? एक्चुअली ये एक लीजेंड है, एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जिसे बहुत समय पहले एक पौराणिक मान्यता प्राप्त थी। जो पौराणिक बुक्स होते थे, जो माइथोलॉजिकल बुक्स अवेलेबल होते थे, उन बुक्स में इस कहानी को प्रेजेंट किया जाता था, उसमें पब्लिश किया जाता था और लोग बस इसको मानते थे। आज तक किसी ने भी एक प्रॉपर तरीके से इस स्टोरी के पीछे कि कितना हद तक ये स्टोरी सही है व गलत है या कुछ ही हद तक सही है, एक प्रॉपर खोज, एक रिसर्च नहीं किया हुआ है। राइटर्स का ऐसा मानना है, H.G. वेल्स का। तो उन्होंने इस स्टोरी को हमारे सिलेबस में मेंशन करके हमें भी एक जानकारी देने के लिए सोची है। तो सबसे पहले हम H.G. वेल्स के बारे जाने। एक्चुअली H.G. वेल्स हमारे मोस्टली फेमस है साई-फाई के लिए, स्काई-फाई के लिए। और ये स्काई-फाई होता क्या है? दिस इज द एब्रिविएशन फॉर द साइंस फिक्शन। स्काई मीन्स साइंस एंड फाई मीन्स फिक्शन। तो जो साइंस फिक्शन हमारे इंग्लिश लिटरेचर में लिखी जाती है, इसमें H.G. वेल्स का नाम सबसे ऊपर में लिया जाता है। वो बहुत ही जाने माने साइंस फिक्शन राइटर रहे हैं और शॉर्ट स्टोरीज़ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखी है, जिसमें द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड को काफ़ी अप्रिसिएट किया गया है। डैट मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आई हुई है द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में। सबसे पहले द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड को द स्ट्रैंड मैगजीन, एक मैगजीन आती थी पहले, स्ट्रैंड मैगजीन, उसमें 1904 में इसको पब्लिश किया गया था। उसके बाद ये टाइटल लोगों को इतना पसंद आया था कि पूरी की पूरी बुक ही बन गई थी इस टाइटल के ऊपर, और उस बुक का नाम था हमारा द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज इन 1911, जो 1911 में आई थी। ये हमारा पूरा का पूरा एक बुक ही है। डैट मीन्स एक बुक में पूरे इसी टाइटल को कवर किया गया था। अब हम चलते हैं उस लीजेंड, उस स्टोरी की तरफ जो साउथ अमेरिका से बिलोंग करती है। एक्चुअली इसमें हमारे राइटर ने हमें ये जानने की कोशिश की है, हमें ये बताने की कोशिश की है कि साउथ अमेरिका में एक ऐसा वैली था जहाँ के लोग, वहाँ जितने भी लोग थे वो ब्लाइंड थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो ब्लाइंड क्यों थे, और क्या जो ब्लाइंड लोग थे वो आज तक मरे नहीं हैं क्या? बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रेज होता है। एक्चुअली बात ये थी कि कुछ समय पहले, लाखों पुरानों वर्षों पूर्व, एक बीमारी हुई थी जिसके कारण लोगों की आंखें अंधा होना चालू हो गया था। मतलब वो पहले तो देख पाते थे, लेकिन अब उस बीमारी में इतना अफेक्ट हो गया था उनकी आंखों में कि वो अब अंधे होने चालू हो गए थे। तो ऐसे कर करके वहाँ जितने लोग थे सब अंधे हो गए उस बीमारी के कारण। अब जब सारे लोग वहाँ अंधे हो गए, उन्होंने जब अपने बच्चों को जन्म दिया तो उनके बच्चे जन्मजात, डैट मीन्स बाय बॉर्न, वो अंधे ही पैदा होने लगे। जब से वो, तो ऐसे कर करके जनरेशन के ऊपर जनरेशन, सारे जनरेशन्स उनके अंधे के अंधे। और अब वहाँ एक भी लोग ऐसे नहीं हैं जिनकी आंखों में रोशनी होती है, डैट मीन्स वो देख सकते हैं हमारे वर्ल्ड को। तो वो जो वैली है साउथ अमेरिका में, वो जो कंट्री है जिसे नाम दिया गया है कंट्री, उस वैली को, वो ब्लाइंड का वैली है और वो ब्लाइंड का कंट्री है। अब
उस वैली को अलग किया गया है। अलग कैसे कर दिया गया? नेचर ने उस वैली को अलग किया है। एक बार उस वैली से जो सिविलाइजेशन उस वैली में थी और अदर जो सिटीज़ थी, डैट मीन्स आमने सामने जो भी गांव, वैली, सिटीज़ थी, वहाँ से आने जाने का जो भी एक रास्ता था छोटा सा, उस पर भूकंप आने की वजह से एक बहुत बड़ा रॉक्स जिसे हटा पाना मुश्किल है, वहाँ उस रास्ते में एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ जाने के कारण लोग अब अलग सिविलाइजेशन से ना मिल सकते थे, ना वहाँ के कल्चर्स को अडेप्ट कर पाते थे, ना वहाँ के लैंग्वेज को, और ना ही वहाँ के कुछ रीति रिवाजों को। तो वो वैली एक तरह से हम कह सकते हैं कि आइसोलेटेड द वैली, वो वैली अब आइसोलेट हो गई है। डैट मीन्स उनकी कुछ अलग ही मान्यताएं हैं, उनकी कुछ अलग ही परंपराएं और विश्वास भी उनकी कुछ अलग ही बन चुकी है। अब वो लोग ये जानने लगे हैं कि इस दुनिया में आंखें नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। उनकी आंखें एकदम स्मॉल होती है, थोड़ी धसी हुई होती है, एकदम छोटे छोटे होते हैं, और उन्हें आंखों से कोई मतलब ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं, अब जो लोग नए जनरेशन आ रहे हैं उस वैली में, कि आईज नाम की भी कोई चीज़ होती है जिससे लोग इस दुनिया को देख सकते हैं, कलर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब क्या होता है, उस वैली में तो लोग अपने हिसाब से अपने कल्चर को एडप्ट करके अपने सिविलाइजेशन के साथ आज तक जीते आ रहे हैं और हंसी खुशी खुश है। उन्हें कोई, वो एडेप्ट हो चुके हैं उस नेचर के साथ, उस कल्चर के साथ उन्हें कोई समस्या नहीं है। जिस तरह अगर हमारी आंखें हमसे छीन लिए जाए तो हमें बहुत सारी समस्याएं होगी, हमें ये पूरी दुनिया अंधकारमय दिखाई देगी, ना हम ठीक ढंग से चल पाएंगे, ना किसी को देख पाएंगे, ना ऑब्जर्व कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। डैट मीन्स हमें असहाय महसूस होगा, हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे कि वो हमारे कामों को करे, हमारी हेल्प करे। लेकिन सोचिए, उस वैली के सारे लोग अंधे और वो सारे काम को सही ढंग से करते आ रहे हैं। उस वैली में क्या हुआ, बहुत सालों बाद एक न्यूनेज नाम का, जस्ट रिमाइंड द नेम ऑफ द स्पेलिंग, NUNEZ, न्यूनेज नाम का एक माउंटेनियर, वो एक पर्वतारोही था। वो वहाँ कोई एक्सपीडिशन करने के लिए बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके जा रहा था उस माउंटेन पे चढ़ाई करने के लिए। अब वो माउंटेन पे चढ़ाई तो कर रहा था, लेकिन बहुत ऊपर चढ़ने के बाद वो अचानक उसके पैर से एक पत्थर टकरा गया, जिस वजह से वो सीधा जाके उस अंधों के वैली में जाके गिर गया। उसके साथ जो भी लोग आए थे वो फिलहाल उस वक्त ऊपर ही थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से देखा कि न्यूनेस वैली के नीचे 100 मीटर्स डाउन टू द वैली, एकदम वैली के नीचे 100 मीटर्स तक पहुंच गया है। और लोगों ने सोचा कि न्यूनेस का बच पाना असंभव है, वो अब नहीं बच सकता। इसलिए लोगों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि न्यूनेस मर चुका है, अब हम उसे कहाँ खोजें। और वहाँ पे खोजना भी नामुमकिन था। लेकिन न्यूनेस, क्या हुआ कि ट्रीज एंड सॉफ्ट स्नोज से, जितने पेड़ पौधे और जो सॉफ्ट स्नोज होती है उससे टकरा के वो जाके वैली में जा गिरा और वो बच गया। उसे सिर्फ मामूली सी चोटें आई, उसके स्किन की कुछ परतें छिल गई थी और हल्की फुल्की चोटें आई थी। उसे कुछ गहरा नहीं फील हुआ उसके बॉडी के अंदर और वो अब बच चुका था। तो क्या हुआ कि जैसे ही वो उस वैली पे जाके गिरा, उसने देखा कि मैं तो बहुत ऊपर से आया हूँ, अगर मैं फिर से चढ़ाई करने का सोचूं तो शायद नहीं होगा। और अभी बॉडी उसका उतना फिट भी नहीं है उतने ऊपर से गिरने के बाद कि वो चढ़ाई करके फिर से अपने जो प्लेस था वहाँ पे फिर से रिटर्न वो जा सके। जब वो उठता है अपनी गिरे हुए जगह से, तो वो देखता है कि उसके चारों ओर सराउंडिंग्स में बहुत ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट था। काफ़ी रंग बिरंगी फूल, पत्तियाँ, ट्रीज, वैलीज, वहाँ का माउंटेन, वो काफ़ी अट्रैक्ट हो गया उस एनवायरनमेंट से। और कुछ ही दूरी पे एक गांव था और वही गांव था द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, उस अंधों के गांव पे। तो उसने सोचा क्यों ना कुछ दिन मैं यहाँ जाके अब रेस्ट दे दूँ अपने शरीर को। जैसे ही वो उस कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, उस अंधों की वैली में गया,
तो उसे कुछ अजीब लगा, बिकॉज वहाँ पे जितने भी हाउसेस थे, जितने भी घर थे, वो अजीब तरह से बनाए हुए थे। अजीब तरह से क्या बनाए हुए थे? फर्स्ट पॉइंट कि नो विंडोज इन द हाउस। उनके घरों में जितने भी घर थे, एक भी खिड़कियाँ नहीं बनी थी, और उनके घरों के दीवारों में जस्ट पेंटेड लाइक वायर्ड पेंटिंग्स। फॉर एग्जाम्पल कि वहाँ के दीवारों पे इस तरह से पेंट किया गया हो जैसे तैसे, जैसे किसी अंधे ने जैसे तैसे करके उसे पेंट कर दिया है जो भी। तो न्यूनेस वो सब देख के आश्चर्यचकित हो रहा था, और उसने उस पेंटिंग को देख के कहा कि एज ब्लाइंड एज ए बैट। जिसने भी पेंटिंग किया वो इतना अंधा होगा जैसे कि एक बैट, एक चमगादड़। वहाँ के पेंटिंग्स को देख के उसके मन में एक ख्याल आया। उसने भी उस लीजेंड को, उस स्टोरी को एक बुक में पढ़ा था कि ऐसी भी किसी की दुनिया होती है, ऐसा भी कोई संसार होता है, ऐसा भी कोई गांव होता है, कोई वैली होती है जहाँ पे सारे लोग ब्लाइंड हैं। जब ये सारी बातें वो अपने दिमाग में रिकॉल कर ही रहा था, वहाँ से दो आदमी चल के उसकी ओर आते हैं। न्यूनेस ने उसे गौर से देखा, बिकॉज उन दोनों लोगों की आंखें कुछ अलग तरह की थी। न्यूनेस की तरह उसकी आंखें नहीं थी, एकदम छोटी छोटी धसी हुई, जस्ट लग रही थी कि उनकी आंखें ही ना हो, ना के बराबर उनकी आंखें थी। तो न्यूनेस जब उसके सामने आया तो वो दोनों लोगों ने न्यूनेस के पूरे बॉडी को टच करके ऑब्जर्व किया, बिकॉज वो लोग देख तो नहीं पाते थे। दोनों ने ऑब्जर्व किया और उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। न्यूनेस ने यह आंसर दिया कि मैं, ये जो माउंटेन है ना, उसके पार एक समुद्र है, एक सी है, उस सी के पार एक सिटी है, मैं वहाँ से आया हूँ, मैं एक माउंटेनियर हूँ, मैं अचानक मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ और मैं आपकी वैली में आके गिरा हूँ। वो ये दोनों लोग बोल रहे थे, पागल हो क्या, ये सी क्या होता है, ये सिटी क्या होता है, ये माउंटेन क्या होता है, हमें तो ये सब नहीं पता। न्यूनेस बार बार अपनी बातों को रिपीट कर रहा था, लेकिन वो दोनों लोग न्यूनेस को ही पागल समझ रहे थे। तुम पागल हो क्या, शायद तुम स्टूपिड हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, ये कौन सारे वर्ड तुम यूज़ कर रहे हो, ये सारे वर्ड्स तो हम लोगों ने सुना ही नहीं है। लेकिन न्यूनेस अपने बातों को रिपीट कर करके अब थक चुका है, अब वो चुप हो गया। तो उन दोनों लोगों ने सोचा क्यों ना न्यूनेस को हम अपने एल्डर्स के पास लेके चले, हमारे गांव के मुखिया के पास लेके चले, वहीं इनका विचार करेंगे कि इसके साथ क्या करना है। वो दोनों लोग न्यूनेस को पकड़ के अपने एल्डर्स के पास लेके चले जाते हैं। अब न्यूनेस सोचता है, जब वो दोनों लोग उनको लेके जाते हैं, कि शायद इस गांव में सभी ब्लाइंड है। वो अपने आज चलते हुए वो देख रहा है कि जितने भी लोग हैं सबकी आंखें एक जैसे, सभी ब्लाइंड है। देन आई एम द सुपेरियर इन दैट वैली, इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड आई एम द सुपेरियर। इस कंट्री में, इस वैली में मैं ही, भले मेरा 2 आँख है, इस चीज़ का मैं एडवांटेज उठा सकता हूँ। मैं सबको देख सकता हूँ, सब लोग मुझे नहीं देख सकते, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, ये लोग कुछ नहीं देख सकते। तो मैं इसमें राजा बनने के लायक हूँ, मैं सुपेरियर हूँ, अब मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँगा। लेकिन बाद में हमें पता चलता है न्यूनेस का इस सोच का कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि उसे पछताना ही पड़ता है कि उसके पास 2 आँखें हैं। बिकॉज वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ का रूटीन, वहाँ का कल्चर सब अलग था। अभी हम थोड़ी देरी बाद जानेंगे। और वो उस समय चाहता है कि ही वॉन्ट्स टू बिकम ए किंग, वो उन सभी लोगों का राजा बन के वहाँ आराम से अपनी लाइफ बिताना चाहता है। कुछ दिन खा पी के आराम से रेस्ट करूँगा और फिर किसी तरह मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन अभी देखिए होता कुछ अलग ही है। उसके मन में अभी ये विचार जस्ट आया ही था कि आई एम द किंग ऑफ दैट वैली, मैं उस वैली में एक किंग की तरह रहूँगा। जैसे ही वो एल्डर्स के पास पहुँचा तो उसने एक और बात को नोटिस किया कि वहाँ के लोग जो भाषा बोल रहे थे, जो लैंग्वेज को उन्होंने अडेप्ट किया था, वो ओल्ड फैशन्ड स्पेनिश लैंग्वेज था। और न्यूनेस के साथ एक बहुत अच्छी बात हुई, बिकॉज उसे स्पेनिश बोलने आता था। और वो जो 2 लोग आपस में जो कांटेक्ट करते थे, जो बात बोलते थे, वो न्यूनेस अच्छी तरह समझ लेता था और उसके बातों को रिटर्न वो जवाब भी देता था।
तो लोगों ने इस चीज़ को देखा समझा, तो लोग वहाँ थोड़े से उसके और अट्रैक्ट हुए, बिकॉज वो लोग अब जान गए थे कि न्यूनेस को हमारे जैसे ही भाषा बोलनी आती है। अब जब वो एल्डर्स के पास गए तो उनके एल्डर्स ने भी ठीक वहीं दो लोगों की तरह उसके पूरे बॉडी को टच किया, फील किया, ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसकी आंखों की ओर हाथ बढ़ाया, तो न्यूनेस ने कहा ध्यान से, ये मेरी आंखें हैं। तो जब उनके आंखों को देखा तो उनके आंखें मूवेबल थी, जस्ट ब्लिंकिंग होती थी और खुले हुए, थोड़ा अजीब लगा। इस बातों को एल्डर्स ने सबके सामने रखा कि उसके फेस में, उसके आंखों में स्पेशली कुछ ना कुछ तो अजीब है, लेकिन वो लोग देख तो नहीं सकते थे जो पूरी तरह उनके आंखों के बात को जान सकते थे। फिर भी उन लोगों ने न्यूनेस को उनके एक वैली में रहने की अनुमति दी और बोला तुम जब तक चाहो ठीक हो सकते हो, तुम यहाँ रहो जब तक चाहो। क्या उन लोगों ने सोचा कि अब न्यूनेस तो यहीं रहेगा हमेशा के लिए, लेकिन बात क्या हुई कि न्यूनेस को अब वहाँ रहने में दिक्कतें आ रही थी। क्यों? बिकॉज उनका रूटीन कुछ अलग तरह का ही सेट था। उनका जो दिन था वो दिन में सोते थे, बिकॉज दिन में हमारी सन होती है और वो वार्म पीरियड होता है, इसलिए लोग धूप की रोशनी में वहाँ काम नहीं कर पाते थे और लोग वहाँ पूरा दिन सो के बिताते थे। ठीक इसके ऑपोजिट नाइट में कोल्ड पीरियड के समय वो लोग काम करते थे। न्यूनेस को भी उनके हिसाब से करना पड़ता था और वो कभी किसी चीज़ से टकरा जाता, कभी किसी इंसान से टकरा जाता, तो लोग उसको क्लमसी कह के चढ़ाते थे, लोग उसके ऊपर हंसते थे और बोलते थे कैसा आदमी है कि चल भी नहीं सकता ढंग से, इसे कोई काम ढंग से नहीं आता। लोग उसको बहुत सारी बातें सुनाते थे उस वैली में, बिकॉज उन लोगों को तो अंधेरे में सारे काम करने में आदत हो चुका था। और न्यूनेस, बिकॉज अगर रात भी होता है तो वहाँ किसी तरह की लाइट नहीं थी, दिस पॉइंट टू बी नोटेड। वहाँ किसी लाइट की व्यवस्था नहीं की गई थी ऑटोमेटिक कि रात होगा तो लाइट जलेगा जिस तरह हमारे यहाँ होती है। बिकॉज रात में भी हम चाहे यहाँ जो काम कर सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन वहाँ जब लाइट ही नहीं था तो न्यूनेस कैसे, और बिना लाइट के वो कैसे देख सकता था, बिना देखे और इतने सारे काम वो कैसे कर, इसलिए वो गिरता पड़ता हुआ किसी भी तरह अपने दिन और रातों को बिताता था। और दिन में उसे अजीब लगता था क्योंकि पूरा दिन सो के बिताना उसके लिए एक स्ट्रेंज था, एक अजीब था, अजीब पीरियड होता था वो। तो अब न्यूनेस वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, बिकॉज उसका रूटीन तो अलग ही हुआ करता था ना। अब न्यूनेस वहाँ के लोगों को अपने गांव की स्टोरीज, अपने सिटी, अपने शहर, अपने जहाँ वो पहले रहता था उनके बारे में कुछ बताता था, अपने मन की बातों को वो अब उन लोगों के सामने जाहिर करना चाहता था। तो कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, कोई भी उसके स्टोरीज को बैठ के उसके साथ सुनता नहीं था और ना ही सुनना चाहता था। लोग बोलता ये पागल है, ये क्या क्या बातें करते रहता है, सिटी माउंटेन्स, ये सब चीज़ तो होता ही नहीं है, तुम क्या स्टोरीज हमें सुना रहे हो, तुम्हारे साथ बैठना टाइम वेस्ट है। तो न्यूनेस कभी कभी इतना गुस्सा हो जाता था कि वो कुछ हथियार, स्पेशली वहाँ स्पेड हुआ करती थी जिसे हम हिंदी में कुदाल कहते हैं, वो स्पेड उठाता। लेकिन एक बात आप लोग नोट डाउन कीजिए कि जिस व्यक्ति की अगर एक ऑर्गन, स्पेशली आवर सेंस ऑर्गन्स, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए किसी भी कारण से, तो बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं वो काफ़ी तेज, काफ़ी फ्लुएंट काम करते हैं उसके अपेक्षा है। उन लोगों की आंख तो नहीं थी, बट उनके जो स्मेल का, सेंस का, टच का, काफ़ी कीन ऑब्जर्वर्स हो गए थे वो। तो जैसे ही न्यूनेस ने स्पेड को उठाया वो लोग समझ गए थे और वो लोग दूर से ही बोलते थे कि स्पेड रखो। तो न्यूनेस समझ गया था कि उनके ऑर्गन्स काफ़ी स्ट्रांग है। वो काफ़ी गुस्सा हो रहा था वहाँ, वो एक मिनट भी नहीं रुकना चाहता, लेकिन वो करे तो क्या करे। अब न्यूनेस इस बात को समझ चुका था कि अगर हमें यहाँ रहना है, अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मुझे इन लोगों के हिसाब से रहना होगा, नहीं तो मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं टिक सकता। धीरे धीरे वो भी किसी भी तरह अडेप्ट हो गया उस हैबिटेशन के साथ। लोग उसे अब अच्छे से ट्रीट करने लगे,
उसे खाना देने लगे टाइम पे, पानी, खाना, सब चीज़ की उसे व्यवस्था कर दी गई। इसी तरह कई साल न्यूनिस उस ब्लाइंड के कंट्री में, ब्लाइंड के वैली में रहा उन लोगों के साथ। अब जब बहुत सारे ईयर्स बीत चुके थे तो वहाँ एक याकब नाम का, YACOB, एक याकब नाम का वहाँ काफ़ी हाई पोस्ट पे एक बंदा था। तो न्यूनिस को वहाँ के एल्डर्स ने याकब का सर्वेंट बना दिया। न्यूनिस इज द सर्वेंट ऑफ याकब। एक नौकर की तरह न्यूनिस उनके घर में रहने लगा, सारे काम करने लगा, जो वो कहता था उनकी बातों को सुनने लगा। अब याकब की एक बेटी थी, एक डॉटर थी जिसका नाम था मैडीना। मैडीना भी न्यूनिस के एज की अप्रॉक्स सेम थी और वो उसके साथ हंसती खेलती थी, बातें करती थी। और न्यूनिस मैडीना को इज़ द ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दैट वैली, सबसे खूबसूरत लड़की मानता था। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूनिस देख सकती थी, बिकॉज मैंने पहले ही मेंशन किया है कि कोई भी अब वहाँ देख नहीं सकता। तो मैडीना की भी आंखें नहीं थी, उसकी आंखें भी अदर्स पीपुल की तरह उस वैली में सेम थी। लेकिन डिफरेंस इतना था कि मैडीना न्यूनिस के साथ काफ़ी वक्त बिताती थी, उसके स्टोरीज़ को सुनती थी, उसके पास्ट में हुए बातों को, हकीकत को, सब कुछ वो उसको सुनती थी। और सबसे बड़ी बात है कि मैडीना न्यूनिस को समझती थी, उसके बातों के ऊपर विश्वास रखती थी, बिलीव करती थी। इसलिए न्यूनिस अब चाहता था कि वो अपने लाइफ को मैडीना के साथ ही बिताए। लेकिन बार बार उसे उसके मन में एक प्रॉब्लम था कि मैं अगर ज़िंदगी भर मैडीना के साथ शादी कर लूँ तो मुझे ज़िंदगी भर एक अंधा बन के ही रहना होगा। मेरे पास आंखें होते हुए भी मैं उनका प्रयोग नहीं कर पाऊंगा इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने के लिए। बिकॉज अगर मैं मैडीना से शादी कर लेता हूँ तो लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था उस वक्त वो क्या करे। याकूब इस बात को जान लेता था, लेकिन वो बहुत गुस्सा होता था जब उसकी बेटी न्यूनिस के साथ इतना घुलती मिलती थी। लेकिन अब जब उसकी बेटी खुद चाहती थी, वो खुद जाके अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि आई वॉन्ट टू मैरी विथ न्यूनिस, तो वो अपनी बेटी को मन को दुख नहीं देना चाहते थे और वो हाँ कर देता है। कुछ दिन बाद याकूब ने इस बात को विलेज के एल्डर्स के पास रखा, जो लोग ऊंचे पोस्ट पे, जो लोग सारे डिसीजन लेते हैं कि माई डॉटर वॉन्ट्स टू मैरी विथ न्यूनिस। तो लोगों को भी एक मिनट के लिए शॉक्ड लगा कि कहीं से आया हुआ बंदा उसके साथ, बिकॉज और जो लोग थे, जो एल्डर्स थे और बाकी लोग न्यूनिस को स्टूपिड समझते थे, उसको जस्ट बेकार समझते थे। वो तो कुछ भी काम करने के एबल नहीं है, उसके एडवांटेज को नहीं समझ पाते थे। तो वहाँ पे एल्डर्स में एक डॉक्टर्स था, जितने भी एल्डर्स थे उसमें से एक डॉक्टर्स था। उसने एक डिसीजन सोचा कि अगर तुम्हारी बेटी न्यूनिस से शादी करना ही चाहती है तो उसके लिए एक काम करना होगा। सबसे पहले न्यूनिस को बुलाया गया उनके कोर्ट में और न्यूनिस से पूछा गया कि डू यू वांट टू मैरी विथ मैडीना। न्यूनिस ने कुछ भी, वो समझ नहीं पा रहा था उस समय क्या करे, उसे तो बस हामी भर देनी थी। वो बोलता है हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ। फिर उसे एक और प्रपोजल दिया गया कि अगर तुम मैडीना से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें भी अपनी आंखें को निकालनी होगी, तुम्हें भी हम लोगों की तरह अंधा होना होगा, तब तुम मैडीना से शादी कर सकते हो। अब उस समय न्यूनिस का माइंड जस्ट ब्लैंक, वो समझ ही नहीं पाया कि मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, और उसने उस बात में भी हाँ भर दी। शादी कुछ दिन बाद था, उससे पहले न्यूनिस और मैडीना कुछ समय स्पेंड करने के लिए जस्ट विलेज से थोड़ी दूर एक रिवर था, तो उसके सामने जस्ट साइड में बैंक ऑफ द रिवर में बैठे हुए थे और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, जस्ट स्पेंड टाइम्स। तो टाइम स्पेंड करते करते न्यूनिस मैडीना को बोलता है कि आज मेरा आखिरी दिन है, कल तो मेरी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा, मेरी आंखें निकलवा दी जाएगी और कल से मैं भी इस दुनिया को नहीं देख पाऊंगा। वो उस सेटिंग सन, सूरज उस समय डूब रहा था, उसकी ब्यूटीफुलनेस, उसकी खूबसूरती से इतना मोहित हो गया कि उसे अपनी आंखों के ऊपर फिर से प्यार आने लगा कि मेरे लिए मैडीना से ज़्यादा मेरी आंखें इंपॉर्टेंट है। और वो मैडीना को वहीं छोड़ के गुड बाय बोल के जस्ट जहाँ पे वो चट्टान थी, वो माउंटेन था, उसके ऊपर दौड़ के गया और किसी भी तरह, वो काफ़ी मुश्किल था, जस्ट बिलीव कि एक
व्यक्ति के लिए पूरे रॉक को क्लाइंब करके, माउंटेन को क्लाइंब करके उस वैली को पार करना, उसके ऑपोजिट साइड जाना, लेकिन फिर भी न्यूनेस ने हार नहीं मानी और उसने उस माउंटेन को क्लाइंब किया, उस रॉक्स के ऊपर चढ़ा और वो उस काम को करने में कामयाब हो गया। अब वो काफ़ी दूर जा चुका था उस वैली से, काफ़ी ऊपर, अंधेरा भी हो चुका था, लोग उसे अब खोजकर भी खोज नहीं पाएंगे, उसका कोई पता नहीं है। उसे मेडिना से बिछड़ने का गम तो था, बट एक अजीब तरह की शांति थी उसके मन में कि मैं फिर से अपनी दुनिया में, उस अंधों की दुनिया से अलग, बिकॉज वहाँ एक व्यक्ति अलग होता है तो उस परिस्थिति में एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, और पूरा जीवन उस अंधों के साथ बिताना मुझे नहीं पड़ेगा, उनके तरह तरह की बातों को सुनना नहीं पड़ेगा। नाउ ही इज़ हैप्पी, अब वो खुश था। अब उसने पूरी रात उस चट्टान पे आराम किया, फिर दूसरे दिन उसने फिर से अपना उस जर्नी को कंटिन्यू रखा। राइटर्स ने स्टोरी को यहीं पे एंड किया है। साथ ही साथ उसने, राइटर्स हमारे H.G. वेल्स ने हमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंस बातों की भी सीख दी है कि हैप्पी विद द सेट ऑफ नॉलेज। हम लोगों ने देखा कि उस गांव में, उस विलेज में लोगों के पास जो नॉलेज थी, हमें क्या होता है ना, स्पेशली एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में भी अगर बोले कि हमारे पास जो नॉलेज होता है हमें उसे ही सुपेरियर नहीं मानना चाहिए। आप उस क्षेत्र से, उस कुएं से बाहर निकल के तो देखिए, कहते हैं ना मेढक का कुआं, कि उस घर में अगर हम हैं तो हाँ हमने इतना पढ़ा लिखा है, आई एम द सुपीरियर, ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा बाहर निकल के देखिए कि कितना कंपटीशन है, कि मैं ही एक सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ। तो वहाँ के लोग क्या करते थे कि खुद ब्लाइंड थे, लोगों को अपने ही तरह, उन्हें अपना कल्चर, अपना सिविलाइजेशन अच्छा लगता था, वही सुपेरियर लगता था, और किसी की बातों को वो सुनने तक भी बिलीव नहीं करते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बात कि हमारा सिविलाइजेशन जो है, हम मॉडर्न तो हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, लेकिन मॉडर्निटी के चक्कर में उस हद तक भी हमें मॉडर्निटी नहीं होना चाहिए कि अपने कल्चर को पूरी की पूरी तरह भूल जाए। अपने कल्चर को साथ रख के विद द वर्ल्ड स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, तभी हम अपने एनवायरनमेंट और हमारे सोसाइटी के लोगों के साथ एडजस्ट हो पाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एडजस्ट होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और सक्सेस भी हमें नहीं मिल पाएगा। सो दैट्स ऑल, नाउ फिनिश आवर शॉर्ट स्टोरी द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। तब तक के लिए शॉर्ट स्टोरी की और भी सीरीज आते रहेंगी, एंड प्लीज़ कंटिन्यू रखें, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, and subscribe my channel English Vidya with Payal.